जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हाँ। जगह है बिहार के भोजपुर जिले का एक खेत। और माहौल में मतलब एक अजीब सा दमघोटू सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल एकदम सन्नाटा। हाँ, और एक तरफ भारी हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिस की एक पूरी की पूरी टीम खड़ी है। और उनके ठीक सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर एक अकेला युवक खड़ा है। उम्र यही कोई 28 या 30 साल रही होगी। हाँ। उसके हाथ में एक अवैध पिस्तौल है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात, मतलब जो सबसे अजीब बात है, वो ये है कि ये कोई आम पुलिस घेराबंदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा खौफनाक मंजर फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है। मतलब हजारों लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लाइव देख रहे हैं। और उसी फेसबुक लाइव के बीच है ना, वो लड़का अचानक पुलिस की तरफ देखता है और कहता है कि चलिए, हथियार रख दिया जाता है। और वो अपनी पिस्तौल अपने से काफी दूर जमीन पर फेंक देता है। मतलब उसने सरेंडर कर दिया। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, आप नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे। मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए। हाँ, स्क्रीन पर तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मामला अब शांत हो गया है। उसने हथियार डाल दिए हैं। इसके बाद वो अपना फोन उठाता है, फेसबुक लाइव बंद कर देता है और स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। बाप रे। लेकिन उस काली स्क्रीन के पीछे जो हुआ ना, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि कैमरा बंद होने के कुछ ही सेकंड बाद खेतों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। हाँ बिल्कुल। जब धुआं छंटता है तो वही निहत्था युवक जिसने अभी अभी अपनी पिस्तौल फेंकी थी,
वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर है। मतलब ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये बिहार के भोजपुर की एक असली घटना है। और आज हम इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास मौजूद ढेरों रिपोर्ट्स, वो जो वायरल वीडियोस हैं उनकी टाइमलाइन, और जो पुलिस की प्रेस रिलीज आई थी, हाँ, पुलिस की प्रेस रिलीज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर इसी 48 घंटे के ड्रामे की तह तक जाएंगे। बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को हम क्रमवार तरीके से डिकोड करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भरत तिवारी नाम का ये लड़का आखिर था कौन। सही बात है। मतलब जिस पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, वो अचानक हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस के सामने क्यों आ गया। ये पूरी कहानी सतह पर जितनी सीधी दिखती है ना, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस कहानी की बीज बोए गए। हाँ, उसकी पृष्ठभूमि से। हाँ, तो आखिर भरत था कौन? क्या वो कोई कुख्यात अपराधी था? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि वो कोई हिस्ट्री शीटर या लोकल गुंडा मवाली नहीं था। भरत भूषण तिवारी ने बकायदा बीएससी तक की पढ़ाई की थी। और एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना देखिए यहाँ पर, उसके जो पिता थे काशीनाथ तिवारी, वो खुद बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद से रिटायर हुए थे। क्या मतलब वो एक पुलिस परिवार से ही आता था? बिल्कुल, वो एक पुलिस परिवार का ही हिस्सा था। रुकिए, मतलब एक ऐसा लड़का जिसका अपना पिता पुलिस विभाग में रहा हो, जो ग्रेजुएट हो, वो इस तरह सिस्टम के खिलाफ हथियार क्यों उठा लेगा? क्या रातों रात कुछ ऐसा हो गया था जिसने उसे बदल दिया? नहीं, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें करीब 10 साल पुरानी हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, उनके मुताबिक भरत को जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली, तो उस हताशा में उसने समाज सेवा का रास्ता चुन लिया। अच्छा। लेकिन ये कोई आम समाज सेवा नहीं थी। जब वो करीब 20 साल का था, तभी उसने अपना पिंडदान कर दिया था। एक मिनट, क्या अपना खुद का पिंडदान? हाँ, और आजीवन शादी न करने की कसम भी खा ली थी। अरे बाप रे! लेकिन पिंडदान तो हिंदू धर्म में इंसान के मरने के बाद किया जाता है ना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। एक 20 साल के जिंदा लड़के का अपना खुद का पिंडदान कर लेना, ये दिमागी तौर पर क्या दर्शाता है? देखिए, ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही गहरी बात है। जब कोई जीवित व्यक्ति अपना पिंडदान करता है, तो वो प्रतीकात्मक रूप से ये घोषणा कर रहा होता है कि वो अपने परिवार, समाज और दुनियावी रिश्तों के लिए मर चुका है। मतलब एक वैरागी बन गया। बिल्कुल, वो पूरी तरह से एक वैरागी, या यूं कहें कि एक बहुत ही डिटैच्ड मानसिकता में चला जाता है। ऐसे इंसान के अंदर मौत का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एकदम सही। और यहीं से उसके अंदर का वो बदलाव शुरू होता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये तो किसी विजिलेंटे फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। जहां एक आम इंसान सिस्टम से हारकर खुद को मसीहा समझने लगता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा समाजसेवक अचानक हाथ में पिस्तौल लेकर प्रशासन को चुनौती कैसे देने लगा? समाज सेवा से लेकर अवैध पिस्तौल उठाने तक का सफर, ये बहुत बड़ा जंप है। बीच में ऐसा क्या हुआ था? बीच में आए जवानियां, गांव के बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा। और सच कहूं तो यही वो ट्रिगर था जिसने इस पूरी कहानी को बारूद में बदल दिया। जवानिया गांव? हाँ, हुआ नहीं था कि बाढ़ के कारण जो ग्रामीण विस्थापित हुए थे, उन्हें उनके गांव से 18 किलोमीटर दूर बिलौटी गांव के पास एक जगह पर बसा दिया गया था। अच्छा, तो रिहैबिलिटेशन का मामला था। हाँ, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि वो जगह रहने लायक थी ही नहीं। वो एक गहरे गड्ढे जैसी जगह थी। वहां ना तो आने जाने के लिए कोई सड़क थी और न ही पीने का साफ पानी था। और बारिश में तो हालत और खराब हो जाती होगी। बिल्कुल, बारिश के मौसम में वहां के हालात एकदम नर्क जैसे हो जाते थे। तो भरत लगातार प्रशासन के पास, एसडीएम के पास इन लोगों के लिए सड़क और पानी की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी अपीलों को लगातार अनदेखा किया जा रहा था। समझ रही हूँ। तो मतलब जब सिस्टम फाइलें दबाकर बैठ जाता है और महीनों सालों तक बुनियादी जरूरतों को अनसुना कर देता है, तो वही हताशा एक समय के बाद गुस्से में बदल जाती है। भरत ने शायद खुद को उन बेबस लोगों का रक्षक मान लिया था। यही हुआ था। जब सिस्टम और प्रशासन लंबे समय तक नागरिकों की मांगों को नहीं सुनता, तो कई बार हताशा युवाओं को हिंसक विद्रोह की ओर धकेल देती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है सुनने वालों के लिए कि क्या भरत सच में समाज का मसीहा था, या सिस्टम से लड़ते लड़ते अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था? बहुत ही वाजिब सवाल है। और मेरे ख्याल से ये टकराव जो है वो सीधे उस खेत के मैदान में शुरू नहीं हुआ था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पटकथा तो सोशल मीडिया पर 48 घंटे पहले ही लिखी जा चुकी थी। हाँ, यहीं से सोशल मीडिया की एंट्री होती है। 15 जून को
भरत ने फेसबुक पर एक पिस्तौल के साथ अपनी एक पोस्ट डाली जिसमें उसने क्रांति लाने और प्रशासन को चुनौती देने की बात कही। आज के समय में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। मतलब लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम या सनसनीखेज नहीं करेंगे तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। सही बात है, और उसका ये तरीका काम भी कर गया, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से। 16 जून की शाम को पुलिस उसके घर पहुंचती है। शाहपुर थाने के जो एसएचओ थे राजेश मलाकार, वो अपनी टीम के साथ भरत के घर जाते हैं। अच्छा। जो वीडियो सामने आया है ना, उनमें साफ दिख रहा है कि भरत एक चारपाई पर लेटा है, उसकी माँ आशा देवी उसके पास बैठी हैं और रो रोकर उसे समझा रही हैं कि पिस्तौल नीचे कर दे। हाँ, लेकिन भरत के हाथ में भरी हुई पिस्तौल है और वो लगातार पुलिस को धमका रहा है। और यहाँ कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प और हैरान करने वाली हो जाती है। मतलब मुझे समझाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वहां जाती है, एक हथियारबंद लड़के से 4 घंटे तक बातचीत करती है। पूरे 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे। और फिर बिना उसकी पिस्तौल जब्त के पुलिस वहां से चुपचाप वापस आ जाती है। हाँ, मतलब उसे वैसे ही छोड़ दिया। यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर और एसओपी की एक बहुत बड़ी विफलता है। बिल्कुल है। जब पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करती है जिसके पास अवैध हथियार हो, तो पहला काम उस हथियार को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेना होता है। इसके लिए बैकअप बुलाते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे उसी हथियार के साथ उसके घर में खुला छोड़ देना, ये किसी टाइम बॉम्ब को छोड़ने जैसा था। और बात सिर्फ छोड़ने तक सीमित नहीं थी। मुझे जहां तक याद है, पुलिस ने उसी दिन एक आधिकारिक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी थी ना? हाँ, भोजपुर पुलिस ने उस प्रेस रिलीज में खुद स्वीकार किया कि भरत तिवारी, और मैं कोट कर रहा हूं, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मतलब मेंटली अनस्टेबल। हाँ, और पुलिस ने कहा कि उसे काबू करके इलाज के लिए मेंटल अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। ये तो और भी भयानक है। मतलब पुलिस ने खुद उसका डायग्नोसिस कर दिया कि वो दिमागी रूप से बीमार है, और फिर भी एक मानसिक रोगी को अवैध और भरी हुई पिस्तौल के साथ 4 घंटे बाद घर में खुला छोड़ दिया। बिल्कुल। ये तो समाज में और खुद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर पुलिस ने उसी रात किसी तरह उसे निरस्त कर लिया होता तो शायद अगले दिन की वो खौफनाक सुबह कभी नहीं आती। सही कहा आपने। 16 जून की रात उस पुलिसिया चूक ने ही 17 जून की सुबह के उस खौफनाक क्लाइमैक्स की नींव रख दी थी। तो 17 जून की सुबह क्या हुआ? अगली सुबह पुलिस भारी बल के साथ भरत के घर की घेराबंदी करती है। इस बार भरत घर की छत पर जाता है, पिस्तौल लहराता है और पुलिस पर फायरिंग करता है। बाप रे! पुलिस कुछ देर के लिए पीछे हटती है और इसी बीच भरत अपनी बाइक निकालता है और वहां से भाग निकलता है। वो भागकर कहाँ जाता है? वो कहीं चुपता नहीं है। वो सीधा 1.5 किलोमीटर दूर उसी बाढ़ पीड़ितों के कैंप में पहुंचता है जिसके लिए वो इतने दिनों से लड़ रहा था। मतलब वो बिलौटी गांव वाली जगह? हाँ, वही गड्ढे वाली जगह। ये तो बहुत ही प्रतीकात्मक है। वो वहीं जाके अपना आखिरी स्टैंड लेना चाहता था। बिल्कुल। और वहीं खेतों के बीच एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बुलेट प्रूफ जैकेट और भारी हथियारों के साथ उसे घेर लेती है, और तब शुरू होता है वो आखिरी फेसबुक लाइव। वो लाइव वीडियो जो वायरल हुआ था। हाँ, भरत उस लाइव में कहता है कि भगत सिंह को भी लोग पागल कहते थे। वो सामने खड़े डीएसपी से अपनी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मांगता है, वही सड़क और पानी की मांग। और जब उसे आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलने पर वो कहता है, चलिए हथियार रख दिया जाता है। वो अपने पिस्तौल अपने से काफी दूर फेंक देता है और फेसबुक लाइव बंद कर देता है। और बस कैमरा बंद होते ही 3 से 4 गोलियां चलने की आवाज आती है। जी। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि भरत के दोनों पैरों और पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में गोलियां लगी थीं। हाँ, पेल्विक एरिया में, और यहीं पर वास्कुलर इंजरी का मामला आता है। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर गोली दिल या दिमाग पर न लगकर पैर या पेट के निचले हिस्से में लगी है तो इंसान बच जाएगा। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में पेल्विक एरिया में फेमोरल आर्टरी जैसी शरीर की प्रमुख खून की नलियां होती हैं। जब वहां गोली लगती है ना, तो खून इतनी तेजी से बहता है कि इंसान को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अरे बाप रे! भरत को वहां से आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे 90 किलोमीटर दूर पटना रेफर किया गया। लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा तीखा सवाल है। जब हजारों लोग लाइव देख रहे थे कि उसने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया है, तो फिर पुलिस को गोलियां चलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या एक निहत्थे शख्स को, जो खुद पुलिस की नजर में मानसिक रूप से बीमार है, उसे पैरों पर इतनी गोलियां मारना, क्या इसे आत्मरक्षा कहलाएगा? देखिए, यहीं से पूरी घटना एनकाउंटर और टारगेट किलिंग के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा में बदल जाती है।
एक निहत्थे लड़के को काबू करने के लिए लाठी, आंसू गैस या अन्य तरीके इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए? पुलिस पूरी तरह से भारी हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट में थी। बिल्कुल। और जैसे ही भरत की सांसें रुकी, मुझे लगता बयानों और राजनीति का एक नया शोर शुरू हो गया था। एकदम सही। घटना के तुरंत बाद भोजपुर पुलिस ने एक नई प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा, उसमें क्या था? उन्होंने कहा कि भरत ने सरेंडर के बाद दोबारा पिस्तौल उठाने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की थी और इसलिए पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन वो फेसबुक लाइव का वीडियो, वो तो उनके इस दावे को सीधे सीधे झुटला रहा था ना। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को शायद इसका एहसास हो गया क्योंकि उन्होंने कुछ ही देर बाद इस प्रेस रिलीज को डिलीट कर दिया। क्या, सच में? हाँ। अरे बाप रे। आज के डिजिटल युग में जब हर चीज का स्क्रीनशॉट लोगों के फोन में होता है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके उसे डिलीट कर देना, ये तो खुद पुलिस की मंशा और उनकी पूरी जांच प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर देता है। और इसी वजह से परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका सीधा दावा था कि ये एक फेक एनकाउंटर है। ग्रामीणों ने आरा बक्सर हाईवे जाम कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। गांव वालों का मानना है कि भरत ने सिस्टम के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। तो मतलब इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ तो राजनीति का भी बड़ा उबाल आ गया था इस पर। हाँ, राजनीति तो होनी थी, लेकिन यहां हम स्पष्ट कर दें कि हमारे स्रोत किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल घटना के बाद की बयानबाजी को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, हुआ ये कि मुख्यमंत्री ने कुछ ही समय पहले अपराधियों के लिए 48 घंटे की डेडलाइन वाला एक बहुत ही सख्त बयान दिया था। हाँ, उनकी वो जीरो टॉलरेंस वाली नीति। लेकिन इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार के अपने ही मंत्री जैसे मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे, ये सब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी ही सरकार की पुलिस पर? वो हाफ एनकाउंटर या न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है। जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। वही जो विपक्षी नेता हैं वो इसमें जातिगत एंगल तलाश रहे हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी राजनीतिक स्थिति बन गई है। फिलहाल 4 पुलिस कर्मियों को कर्तव्य में घोर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के बाद अब वक्त है इस पूरी कहानी को समेटने का। जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि यह कहानी सिर्फ एक पुलिस एनकाउंटर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है सिस्टम की उस अनदेखी की जहां 18 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में रह रहे लोगों की आवाज सालों तक नहीं सुनी गई। ये कहानी है सोशल मीडिया के उस घातक असर की जहां एक युवक मसीहा बनने के चक्कर में लाइव कैमरे को अपना हथियार बना लेता है। और ये कहानी है पुलिस की रणनीतिक विफलताओं की भी। बिल्कुल, एक ऐसे युवक की कहानी जो नायक बनने की चाह में खुद को एक हिंसक अंत की ओर ले गया। ये सुनने वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि जब कानून व्यवस्था और प्रशासन के बीच का संतुलन बिगड़ता है ना, तो नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। एकदम सही। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर एक नागरिक का अपने बुनियादी अधिकारों जैसे एक सड़क और साफ पानी के लिए उठाया गया संघर्ष अंततः पुलिस की गोलियों और उसकी मौत पर जाके खत्म होता है, तो असल में कटघरे में कौन खड़ा है? वो लड़का जिसने कानून तोड़ा
या वो सिस्टम जिसने उसे उस हद तक धकेल दिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।